जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ गवर्नेंस और एलिमेंट ऑफ स्टेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और ऐसी भी जनरल नॉलेज भी रखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट ऑफ स्टेट है, यहाँ स्टेट से मतलब ये नहीं है कि राज्य, जैसे हम कहते हैं इंडिया में हम बिहार, यूपी, पंजाब, इनको हम स्टेट कहते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो स्टेट से मतलब रखता है एज अ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है, ना कि स्टेट। तो स्टेट के एलिमेंट्स बेसिकली 4 है। मतलब इसका ये मतलब हुआ एलिमेंट ऑफ स्टेट कि अगर किसी भी कंट्री के पास ये 4 टर्म्स होंगी, ये चारों पॉइंट्स होंगे, तो ही हम उसको एक कंट्री कहेंगे या फिर स्टेट कहेंगे एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स। ठीक है, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या नाम दिया है, स्टेट का। तो क्या 4 चीज़ होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो सोवरेनिटी से सबसे मेन एलिमेंट इसलिए है स्टेट का, क्यों है? क्योंकि सोवरेनिटी जो है ना, वो हमें हमारे मतलब किसी भी कंट्री में एक गवर्नमेंट को वो पावर देती है जिससे आप बिना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर से अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए डिसीज़न ले सकें। मतलब यू आर फ्री टू टेक डिसीज़न फॉर योर कंट्री, लाइक एनी डिसीज़न विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ऑलराइट, तो ये होता है सोवरेनिटी। इसलिए इन चारों टर्म्स में से पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, विच आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट, सोवरेनिटी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। तो इंडिया में अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि इंडिया में सोवरेनिटी किसके पास है, तो इट्स इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में पार्लियामेंट के पास सोवरेनिटी है कि वो कोई भी डिसीज़न ले हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, उसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ गवर्नेंस के टाइप्स कितने होते हैं। गवर्नेंस देखिए, बेसिकली हम देखें तो फॉर्म्स होते हैं, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। तो मोनार्की को हिंदी में राजतंत्र भी कहते हैं, डिक्टेटरशिप को तानाशाही कहते हैं, कम्युनिज़्म को साम्यवाद कहते हैं, रिपब्लिक को गणराज्य भी कहते हैं और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सब समझाती हूँ कि मोनार्की का मतलब, जैसे मोनार्की का मतलब राजतंत्र है, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि मोनार्की में पहले के टाइम में ना राजा या रानी रूल करते थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो अरब की कंट्रीज़ हैं, या फिर ब्रिटेन, जिसको यूके भी कहा जाता है। ब्रिटेन और यूके बोथ टर्म या बोथ नेम इज़ फॉर अ सिंगल कंट्री, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूके या ब्रिटेन में दोनों एक ही कंट्री का नाम है। तो मोनार्की में राजा या रानी रूल करते हैं और ये ब्रिटेन या फिर अरब कंट्रीज़ में देखा जाता है। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, डिक्टेटरशिप से ये मतलब है कि जब कोई कमांडर तख्ता पलट कर दे, मतलब कि वो जो गवर्नमेंट है ना उसकी जगह अपनी जगह बना ली। जैसे मान लीजिए कि कमांडर क्या करेगा कि कोई गवर्नमेंट जिसकी पावर है उसकी कंट्री में, ठीक है, उसको हरा दे या फिर कुछ भी करके कॉन्कर कर ले उसके प्लेस को, तो उसको हम कहेंगे तानाशाही। बेस्ट एग्जांपल है हमारा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, इसे पाकिस्तान में 1998 और से 99 के टाइम पे नवाज़ शरीफ की रूलिंग पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ जो थे कमांडर थे, तो उन्होंने यहाँ पे तख्ता पलट का काम किया था। तो जब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को हटा के अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो क्या है, कमांडर ने यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म किया, तो डिक्टेटरशिप, जैसे मैंने आपको बताया था, तो डिक्टेटरशिप एक रूल हो गया ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान में वो देखने को मिला 1998 टू 1999 के बीच में, जबकि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी और परवेज़ मुशर्रफ उस टाइम कमांडर थे। तो जो ये डिक्टेटरशिप थी ना, ये इतनी हद तक बढ़ती जा रही थी कि जो एक कंट्री है तुनीशिया, वहाँ पे एक जो फल बेचने वाला आदमी होगा, उसने क्या किया कि मतलब इतना बुरा हाल हो गया था ना डिक्टेटरशिप से, कि उसने क्या किया कि 2011 में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अपने आप को जला लिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की उसने कि ये ख़त्म होगा। और फाइनली इस इंसिडेंट्स के बाद जो तुनीशिया में एक आदमी ने किया था, ये डिक्टेटरशिप ख़त्म की गई। और इस इम्पॉर्टेंट जो रोल है या ये इंसिडेंट है, इसको हम अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए इंसिडेंट हुआ था तुनीशिया में 2011 में, उसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। ऑलराइट,
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म को हम साम्यवाद भी कहते हैं। कम्युनिज़्म बेसिकली आज के टाइम में करंट पीरियड में हम देखेंगे तो कौन सी कंट्री के पास है, चाइना के पास। चाइना ही है कंट्री जिसके पास आज कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक ये भी खास बात है कि इसमें सिंगल पार्टी रूल होता है। तो साम्यवाद में क्या होता है ना कि इसमें बेसिकली जो जैसे कि जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो पहले से ही जो पावरफुल हों, उन कुछ लोगों का ग्रुप मिलके कम्युनिज़्म को फॉर्म करता है। मतलब स्पेशल लोगों का टुगेदरनेस फॉर्म्स कम्युनिज़्म। समझ में आया कि मतलब कुछ स्पेशल लोग जिनके पास पावर हो, पैसा हो, वो कम्युनिज़्म में अपनी जगह बनाते हैं, रूल करते हैं। तो चाइना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। और पहले के टाइम में भी एक और कंट्री था, रशिया, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। यूएसएसआर में तो 15 कंट्रीज़ थी। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो पहले के टाइम में रशिया भी जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हम हिंदी में गणराज्य भी कहते हैं। तो इसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने का सबसे मेन तरीका ये है ना कि इसमें हेड ऑफ कंट्री के नियुक्ति की जाती है, इलेक्शंस होते हैं हेड ऑफ कंट्री के। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ कंट्री के लिए किया जाता है इलेक्शन। और वहीं अगर हम बात करें डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र भी कहते हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे पता चलेगी कि डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो रिपब्लिक है उसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा हेड ऑफ कंट्री, इंडिया के केस में वो कौन है, प्रेसिडेंट है। और डेमोक्रेसी में मैंने कहा कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो इंडिया के केस में वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको भी अराइज तो होना ही चाहिए कि इंडिया, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली विल टॉक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन ओनली, राइट, विल गिव प्रेफरेंस टू आवर ओन कंट्री, हमारा भारत महान, दैट वी कैन से। तो इंडिया जो है वो दोनों है, डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। पर हाउ कैन वी से दैट कि मतलब इंडिया एक कंट्री और दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हो उसमें। तो दिस प्रूफ वी गेट फ्रॉम वेयर, द preamble of India give us the proof that India is both democratic and republic. So for getting the idea or proving your term, you should refer to preamble. You should read preamble that states that India is a democracy and republican form of government. तो इंडिया दोनों है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा अब हम अगर बात करें कि जो डेमोक्रेसी है, इसमें टू टाइप्स हम देखेंगे, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब फर्दर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी टू फॉर्म्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में। प्रेसिडेंशियल में जो होता है ना, चाहे वो फॉर्मल लीडर हो या रियल लीडर हो, वो एक ही होगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल कुड बी अ कंट्री दैट इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो फॉर्मल या रियल दोनों ही जो होंगे वो एक ही कोई इंसान होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, अमेरिका, तो उसमें जैसे प्रेसिडेंट है, फॉर्मली भी काम करता है और रियल भी काम करता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका एक बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। वहीं पे अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सेकंड कंपोनेंट है पार्लियामेंट्री, तो इसमें जो फॉर्मल होता है ना वो प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है, और वहीं पे जो रियल होता है वो कौन परफॉर्म करता है, प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है उसके 4 पिलर्स भी हैं। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि at what level in a democratic country a government perform its duty, a government runs a country. So that is, there are 4 pillars of democracy in our country. That is legislative, in which what MLAs and MP exist or comes, जिसको लेजिस्लेटिव को हिंदी में हम विधायिका भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड जो होता है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो है एग्जीक्यूटिव, जिसमें कौन, मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स आते हैं। थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जुडिशरी, जिसमें कोर्ट्स आते हैं हमारे। और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो वो क्या है, मीडिया को पत्रकारिता भी बोलते हैं। इन केस जस्ट टू बी अवेयर ऑफ दैट कि मीडिया को पत्रकारिता भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे 4
पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। तो इसमें जो हम अब इन सब के हम फंक्शंस देखेंगे। सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स कॉल्ड एज विधायिका इन हिंदी, तो इन विच MLA एंड MPs कम। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल्स बनाना, ऑल राइट। वहीं पे एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उन रूल्स को लागू करवाना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि जो लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया और एग्जीक्यूटिव ने उसको इन्फोर्स किया, क्या वो काम मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो जुडिशरी वहाँ पे अपना रोल परफॉर्म करेगी। जुडिशरी से ही आपको समझ में आएगा जस्टिस देने का मतलब, वो अपने अंदर ये काम लेके इन लोगों को पनिशमेंट देगी या फिर कोई रूल्स बना देगी कि दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट द लेजिस्लेटिव हैज़ मेड एंड एग्जीक्यूटिव इज ट्राइंग टू व्हाट execute it in a country. So judiciary makes sure that whatever the work legislative and executive is doing, that must be followed in a country. All right. तो उसके अलावा अब मीडिया which is the fourth pillar of democracy, what does it do? It do basically that when legislative makes the rule, executive makes sure that it enforced in a country, and judiciary makes sure that whatever rules has been made by legislative and put in to the people by the executive should be what? Should be given justice by the judiciary. And when these three pillars, legislative, executive and judiciary, don't do their work in a true manner, when they just be lazy to do their work, then comes the media. The main role of media comes over here. When these three organs or these three pillars of democracy don't works actively, then media plays a very important role to make sure that all the work that has been said by them should be what? Done in a फ्लुएंट मैन, ऑल राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इसके अलावा जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मैंने क्या कहा कि लेजिस्लेटिव हमारा रूल्स बनाती है ना, तो जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे मेन एग्जांपल GST, सब अवेयर होते हैं तो इट कुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। GST गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव ने GST रूल्स बना दिए, एग्जीक्यूटिव उसको कंट्री में लागू करवाएगा, इन्फोर्स करवाएगा। अब वो मिनिस्टर्स, वो ऑफिसर्स, और एक बात एग्जीक्यूटिव में हमारे जैसे IAS, IPS, DM, कलेक्टर, ये सब आते हैं ना। तो अब एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाएगा कंट्री में, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ध्यान देगा। अगर नहीं होगा तो इट विल go to judiciary that and tell judiciary that they are not, that the country is not following the rules that we have set for GST। फिर यहाँ पे जुडिशरी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोई न्यू रूल निकालेगा पनिशमेंट के तौर पे या कुछ भी। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इज GST, ऑल राइट। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कि अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या है ना, इसका सीन कि दो तरीके की होती है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, फिर मैं बताती हूँ कि इंडिया आपको क्या लगता है, यूनिटरी है या फेडरलिस्ट है? Let's keep it a suspense, right? Let me just discuss it first. Let me just tell you what is unitary and federalist, then I'll make you understand what is India in the case. तो यूनिटरी से मतलब है कि उस कंट्री का जो कंट्रोल है वो सिर्फ एक के ही हाथ में हो, कि मीन्स द कंट्री इज़ रन बाय अ सिंगल पर्सन। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ व्हाट? UK, ब्रिटेन, जहाँ पे कंट्री और स्टेट दोनों ही जगह एक ही इंसान रूल कर रहा है, ठीक है। और फेडरलिस्ट क्या है? जहाँ पे कंट्री लेवल पे कोई एक बंदा काम करे और स्टेट लेवल पे दूसरा इंसान काम करे। तो इंडिया इज़ अ फेडरलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली। और कंट्री लेवल पे इंडिया में कौन काम करता है? प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर। पर इंडिया को हम कम्प्लीटली फेडरलिस्ट भी नहीं कह सकते, बिकॉज इंडिया हैव सम स्पेशलिटी इन इट्स रनिंग प्रोसीजर इन अ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज़ दैट? इट इज़ बेसिकली इज़ दैट कि इंडिया फेडरलिस्ट तो है, पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, कुछ स्पेशल केसेस में इंडिया यूनिटरी बन जाता है। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी। अब आप सोच रहे हैं बड़ी अजीब सी बात है कि इंडिया है फेडरलिस्ट कंट्री, फिर यूनिटरी कैसे बन जाता है? तो ऐसा बिल्कुल होता है, मैं आपको बताती हूँ ना, आपको समझ में आएगा। तो इंडिया वैसे फेडरलिस्ट, आपको ये समझ में आ गया, इंडिया इज़ 80% फेडरलिस्ट कंट्री, पर अब 20% वो यूनिटरी क्यों है? तो इसका मेन कारण ये है कि जब इमरजेंसी होती है, ठीक है, कभी कोई जैसे वॉर हो गया
इंडिया या किसी और कंट्री के बीच में, तो इंडिया एज अ यूनिटरी काम करती है, मतलब पूरा पावर या पूरा कंट्रोल जो है सेंटर के हाथ में आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो इंडिया यूनिटरी बन जाती है, ऑल्दो